आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, जोहार। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी को का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो रीजनल रूरल बैंक से मतलब ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको बोला जाता है। इसी को आप अगर हिंदी में बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। ये क्लास जो है मनी एंड बैंकिंग के अंडर पे चलाया जा रहा है। इसमें बैंक के बारे में, कमिटीज के बारे में, ये सारे चीज़ के बारे में जानकारियां दिया जाएगा। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। जो विद्यार्थी, जो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी, जो पीजीटी का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, सीनियर ऑडिटर का, इसका जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि इनका टेस्ट सीरीज जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। टेस्ट सीरीज जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है टोटल 8 टेस्ट सीरीज होंगे। एक टेस्ट सीरीज में आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 2.5 आवर्स का रहेगा। बाद में ये टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जो है आपको उसी ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको अपना आकलन कर सके कि मैंने कहाँ गलती किया था, मैंने कहाँ सही किया था। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 512 रुपया देने पड़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जिनको लगता है कि हाँ टेस्ट सीरीज हमको जुड़ना चाहिए, हमको इससे बेनिफिट होगा, ठीक है ना, आप वो टेस्ट सीरीज से जुड़े। और हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में वो टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। जो विद्यार्थी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको इजी अवेलेबल हो सके। तो हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में, केजीबी के बारे में, या फिर रीजनल रूरल्स बैंक के बारे में। तो रीजनल रूरल्स बैंक क्या होते हैं, 1 बाय 1 करके अगर हम डिस्कशन करें रीजनल रूरल बैंक के बारे में, तो सबसे पहला चीज समझ लो कि यह एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, या इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। यह एक आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है ना। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है। आरआरबीज जो है आपको आपके एकेडमिक लेवल में भी पढ़ने हैं। आपको आरआरबीज जो है वो आपको कंपटीशन लेवल में भी पढ़ने हैं। तो डिफरेंट लेवल में आपको आरआरबीज को पढ़ने हैं। तो इसलिए आप इसमें चिंता ना करें, बिल्कुल ना करें इसमें, ठीक है ना। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे सीधा सा बात है। कुछ जो पॉइंट्स छूट जाएगा उसको मैं बाद में लिखा दूंगा। मैं बता रहा हूं क्या चीज के आरआरबीज जो है वो आपका बेसिकली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता है आरआरबीज को। और ये बैंक जो है ये बैंक बेसिकली ग्रामीण एरिया में काम करता है। दैट कंडक्ट बैंकिंग एक्टिविटीज। क्या? तो यह बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द रूरल एरियाज। किस एरिया में, किस क्षेत्र में? फॉर द ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में ये आपके फाइनेंशियल बैंकिंग एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं, एक्टिविटी से इंगेज रहता है एट स्टेट लेवल। मतलब हर एक स्टेट का अपना अपना
लेवल होता है, अपना स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो रन करता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या चीज का, झारखंड ग्रामीण बैंक का, झारखंड ग्रामीण बैंक का। तो झारखंड ग्रामीण बैंक जो है सीधा सा बात है, अगर हम इसमें 1 बाय 1 करके पॉइंट लिखे, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि आप लोग को एक एक लाइन जो है आपको बाद में ये इंपॉर्टेंस लगेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे या एमसीक्यू करेंगे तब, है ना। तो आरआरबीज जो है दी रीजनल रूरल बैंक्स, कभी कभी मैं आरआरबीज को केजीबी भी लिखूंगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लिख सकता हूं मैं। आरआरबीज बैंक्स, the RRBs government, the RRBs government based banks, government based bank operate at the रीजनल लेवल। एक ये रीजन वाइज जो है इन वेरियस स्टेट, रीजन वाइज जो है ये काम करता है, वेरियस स्टेट अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में काम करता है, अक्रॉस द कंट्री, है ना, पूरे कंट्री में ये काम करता है। आई बात समझ में, पूरे कंट्री में काम करता है यहाँ पे। अच्छा, ये आपका बेसिकली जो बैकवर्ड लोग होते हैं उस पे ये ज्यादा फोकस करता है, तो इसमें लिखेंगे इसमें आप दी आरआरबीज आर ऐसा करता हूं ना, मैं पहले लिख ही लेता हूं, फिर एक ही बार मैं सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, तो टाइम आपका कम लगेगा। चलिए, तो लिखने में टाइम वेस्ट होता, तो जिसके लिए मैंने पहले ही लिख दिया, और आप इसको स्क्रीन ये करके पॉज करके आप लिख लेना, मैं 1 बाय 1 करके समझाते जाता हूं, ठीक है। आरआरबीज जो है, रीजनल रूरल बैंक जो है, वो एक प्रकार का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही है ना, जो बेसिकली कंडक्ट करता है क्या चीज, बैंकिंग एक्टिविटीज फॉर द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में ये अपना बैंकिंग एक्टिविटीज जो है, बैंकिंग का जो कार्य ये जो है, तो वो स्टेट लेवल पे ये कंडक्ट करता है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोलता है दी आरआरबीज गवर्नमेंट बेस्ड बैंक्स ऑपरेट एट द रीजनल लेवल, ठीक ना। जो आरआरबीज जो है वो गवर्नमेंट बेस्ड बैंक है, मतलब ये मत समझना कि ये गवर्नमेंट बेस्ड बैंक नहीं है, मैं आगे चल करके बताऊंगा कि इसमें सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन कितना है, स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है, स्पॉन्सर बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज मैंने आगे चल करके बताना। तो इसलिए बोला जाता है कि आरआरबी जो है वो गवर्नमेंट बेस्ड बैंक है, जो ऑपरेट करता है रीजनल लेवल पे, अलग अलग स्टेट पे, पूरे कंट्री में, है ना। अच्छा, आरआरबीज जो है ट्रस्ट बताता है, ट्रस्ट दिखाता है, विश्वास जताता है किसके लिए, कि हम ग्रामीण क्षेत्र के जो पीपुल है, ग्रामीण एरियाज के जो पीपुल हैं, वो जो आपका बैकवर्ड रीजन से आते हैं उसको ये प्रमोट करेगा और वो लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूशंस के साथ जोड़ेगा। क्योंकि बैंक के प्रति जो है लोगों के मन में बहुत पहले एक भावना हुआ करता था कि बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए आई है या फिर वो पैसा लेके भाग जाएगी, कुछ इस तरह से बातें चर्चाएं चलती थी जब स्टार्टिंग में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बैंक का। तो ये चीज को रोकने के लिए ठीक ना, और इस चीज पे लोगों का भरोसा दिलाने के लिए कि नहीं, ऐसा बैंक ऐसा कोई कार्य नहीं करती है, बैंक आपके साथ रहती है और बैंक आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करती है। तो ये सब के लिए आरआरबीज का गठन किया गया। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य जो था, मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मुख्य उद्देश्य जो था आरआरबीज का, टू प्रोवाइड क्रेडिट
उधार देना, लोन देना एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटीज, या इसके अलावे भी जो बैंकिंग फैसिलिटीज है, मैं अभी आऊंगा कि कौन कौन सा उसका वर्क है, फंक्शन क्या क्या है आरआरबीज का, मैं फंक्शंस ऑफ आरआरबीज में बताऊंगा। लेकिन मैं फिलहाल यहां पे थोड़ा सा पॉइंट बता दिया कि जो मुख्य उद्देश्य है आरआरबीज का ये क्या है, तो प्रोवाइड क्रेडिट देना, बैंकिंग फैसिलिटी देना टू दी स्मॉल मार्जिनल फार्मर, जो छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे लघु मार्जिनल फार्मर होते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं, जो कृषि में जो इंगेज होते हैं वैसे वर्कर्स को, या फिर जो छोटे छोटे आर्टिशियंस होते हैं, है ना, छोटे छोटे जैसे आर्टिशियंस, जैसे मान लेते हो कुम्हार हो गया, ठीक है, या फिर कोई ये मतलब जो स्मॉल, जो एकदम जिसका एरिया जो है बहुत कम है एक्सेट्रा, वो कहां पे कार्यरत है, रूरल एरियाज में कार्यरत है। तो रूरल एरियाज का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, रूरल एरियाज का इकोनॉमी जो है वो हम उसको बूस्ट करें, हम उसको बढ़ाएं, हम उसको आगे लाएं, तो जिसके लिए ग्रामीण बैंक जो है ये लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या अदर बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? अच्छा, ग्रामीण बैंक बोला जाता है कि ग्रामीण बैंक जो है तीसरा लेयर है कमर्शियल बैंकिंग का सिस्टम का, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक जो है कमर्शियल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का तीसरा लेयर है, आफ्टर किसके बाद, कमर्शियल बैंक का और कोऑपरेटिव बैंक्स के बाद, है ना। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि दी आरआरबीज आर दी थर्ड लेयर, ये तीसरा स्टेज है। किसके बाद, तो पहला तो सेंट्रल बैंक हो गया, वो तो एकदम इनिशियल, वो तो सबको रेगुलेट करता है, तो उसकी बात भूल जाओ। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपका रीजनल आरआरबीज को कौन रेगुलेट करता है, तो आप सीधा सा लिखेंगे आरबीआई प्लस नाबार्ड, है ना, प्लस नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड और आरबीआई मिल करके जो है आरआरबीज को रेगुलेट करता है। जैसे कमर्शियल बैंक को नाबार्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पे आरआरबीज को नाबार्ड से लेना देना है। मैं अभी आऊंगा, ये सब टॉपिक करूंगा मैं। तो यहां पे वन बाय वन करके देखते जाएंगे कि कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है ये आपका कमर्शियल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आरआरबीज का जो स्टेज है वो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के बाद आता है। मतलब सबसे पहला गठन कमर्शियल बैंक का, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स का, फिर आरआरबीज का, है ना। अच्छा, आरआरबीज का जो गठन किया गया था, जब भी कोई बैंकिंग या फिर कुछ चीज गठन किए जाते हैं ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक कोई विशेष कमिटी उसके लिए बनाया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने जाना होगा कि एक बाउरी कमिटी झारखंड में बनी थी, ये को लेकर के, रेसिडेंशियल को लेकर के, ठीक है ना, जो प्रायोरिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट को लेकर के था, जिला जो 11 जिला और 13 जिला का कहानी था उसको लेकर के, तो बाउरी कमेटी जिसमें अमर कुमार बाउरी को जो है हेड बनाया गया था, तो उसी तरह से उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ गया, वो मध्य प्रदेश गए और ला करके अपना रिपोर्ट सौंपे। अगर वो रिपोर्ट इंप्लीमेंट हो जाता तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउरी कमेटी रिपोर्ट, है ना। लेकिन वो रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ और इस वजह से वो फिर पेंडिंग चला गया। उसी तरह बैंक जब आता है तो वहां पे एक विशेष व्यक्ति को एक कमेटी में रखा जाता है और वो कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी। तो आप सीधा सा ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि आरआरबीज जो है किस कमेटी के तहत आरआरबीज को लाया गया, तो आरआरबीज को किस कमेटी के तहत लाया गया, नरसिम्हम कमेटीज के तहत जो है आरआरबीज का गठन किया गया। आई बात समझ में? तो इसमें आपका पीएल टंडन जैसे प्रकाश लाल टंडन कमेटी है, ठीक है ना, या इस तरह की बहुत सारी कमेटियां हैं, लेकिन यहां पे जो कमेटी आया वो कौन सा कमेटी था आपका बताना, नरसिम्हम कमेटी। ये चीज याद रखना हमेशा, आरआरबीज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिम्हम कमेटी के द्वारा इसका रिकमेंडेशंस हुआ था। अच्छा, द आरआरबीज आर अ न्यू फॉर्म ऑफ, आरआरबीज जो है कमर्शियल बैंक का ही एक नया फॉर्म है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था, इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बैक्ड बाय द कमर्शियली स्ट्रॉन्ग बैंक टू सर्व विद इन द लोकेटेड एरिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आरआरबीज जो है एक नया फॉर्म है, नया फॉर्म है आपका, नया तरीका है, नया टेक्निक है कमर्शियल बैंक का,
जो कमर्शियल बैंक जो है उसको स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक, जो स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक होते हैं, जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक होते हैं, वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं झारखंड ग्रामीण बैंक की बात करूं तो झारखंड ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है, जो सपोर्टिव बैंक है, वो है बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो यहां पे क्या है, अगर हम बात करें यहां पे झारखंड ग्रामीण बैंक, या इसको हम झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं, झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं, और इसको स्पॉन्सर कौन किया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया किया हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंट जो स्ट्रॉन्ग बैंक हैं, वो जो है ग्रामीण बैंक को, वो जो रूरल बैंक्स हैं उसको क्या करते हैं, स्पॉन्सर करता है, और उसके तहत जो है वो चलता है। और जब स्पॉन्सर करता है तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। वो क्या रहता है मैं अभी डिस्कस करूंगा। The RRBs were set up under the Regional Rulers Bank Act 1976। RRBs का जो गठन हुआ वो रीजनल रूलर्स बैंक एक्ट 1976 के तहत हुआ। लेकिन यहां पे क्वेश्चन मार्क आता है कि इससे पहले ही आरआरबीज जो है वो गठन हो गया था, और उसका नाम था आपका प्रथम ग्रामीण बैंक, जो कि आपका गांधी जी के जयंती के दिन ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपका 2 अक्टूबर 1975। अब आप बोलोगे सर ये तो यहीं पे बन गया था, तो फिर एक्ट बाद में आया। ऐसा कभी कभी होता है कि बैंक पहले बन गया, एक्ट बाद में आया। क्लियर है? तो एक्ट यहां पे बैंक बनने के बाद आया। तो प्रथम जो बैंक बोला जाता है वो आपका सबसे पहला फर्स्ट बैंक जो बोला जाता है वो नाम में है इसका, प्रथम ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसको स्पॉन्सर किसने किया था, तो जो प्रथम पहला जो बैंक था, ग्रामीण बैंक जो था, रूरल बैंक जो था, उसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। किसने स्पॉन्सर किया था, तो सिंडिकेट बैंक जो है ये स्पॉन्सर बैंक कहलाएगा। किसके लिए, तो स्पॉन्सर बैंक कहलाएगा आपका झारखंड, ये आपका ग्रामीण बैंक, फर्स्ट रीजनल रूलर्स बैंक को इन्होंने स्पॉन्सर किया था। अच्छा एक चीज और, ये जो एक्ट है, एक्ट जो है, कभी भी जब कोई एक्ट बनता है तो वो एक्ट हमेशा एक चीज याद रखना कि वो एक्ट जो है पहले होता था क्या, जम्मू कश्मीर अलग केस होते थे, जम्मू कश्मीर जो है अलग केस होता था, तो जिसके वजह से जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था। तो लेकिन ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल टू होल इंडिया, पूरे के पूरे भारतवर्ष में इसका इंक्लूशन हुआ, और ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल हुआ। क्लियर है? तो यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीन इसका पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए फटाफट देखेंगे उसको। उम्मीद करता हूं कि आप उससे पहले वो चीज को आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है रीजनल रूरल बैंक का। एकदम सीधा सा समझेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एक हमको नेशनल लेवल पे आरआरबीज को सेटअप करना है। नेशनल लेवल पे आरआरबीज को क्या करना है, सेटअप करना है। कभी भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा डिसीजन लेता है तो वो क्या करता है, लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट के पास से एक एक्ट बनाता है। उस एक्ट से पहले वो सबसे पहले लोअर हाउस जो कि लोकसभा माना जाता है, तो उस लोकसभा में वो एक ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेजेंट किया था 26 सितंबर 1975 में, जब भारत में इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, और उस वक्त जो है इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया था, और वो ऑर्डिनेंस जो है वो रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग था, आरआरबीज के रिगार्डिंग था।
आई बात समझ में? तो ये एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो आपके एमसीक्यू के लिए है, जितना जगह मैं ये कर रहा हूं उतनी जगह। अब बाकी जो थ्योरी वाले स्टूडेंट है वो थ्योरी लिख सकते हैं डायरेक्टली, जो मैंने लिखा है इसी को देख करके। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये आपका 26 ऑफ सितंबर 1975 में जब ये एक्ट लाया गया, तो इससे तुरंत बाद जो है 2 अक्टूबर 1975 को तभी मैंने एक 1976 गलती से लिख दिया था, वो 1975 है ना। तो 1975 2 अक्टूबर 1975 को इकट्ठा एक साथ 5 रीजनल रूरल्स बैंक का गठन किया, और 5 रीजनल रूरल्स बैंक को स्पॉन्सर किसने करा था? सिंडिकेट बैंक ने किया था, और इसलिए उसका नाम दिया गया प्रथम ग्रामीण बैंक के नाम से जाना गया। और वो कहां कहां एस्टेब्लिश हुआ था? तो मुरादाबाद में हुआ था, जब कार्यकाल किनका था? इंदिरा गांधी जी का था। तो मुरादाबाद में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, और ये दोनों जो जिला है वो कहां पे स्थापित है? वो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है बताना? वो उत्तर प्रदेश में। तो पहला जो गठन किया गया वो इकट्ठा एक साथ किया गया, 5 राज्यों में किया गया, 4 राज्यों में किया गया, 5 अलग अलग जगह किया गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं 4 राज्य में 5 ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2 अक्टूबर 1975 को, जिसको स्पॉन्सर किसने करा था? सिंडिकेट बैंक ने किया था, है ना। दूसरा था भिवानी जो है वो हरियाणा में है, जयपुर राजस्थान में है, और मालदा जो है ये तो जस्ट बगल में है आपका वेस्ट बंगाल में। क्लियर है? तो ये आपका 2 अक्टूबर को पहला फेज में 5 जो है, फर्स्ट फेज में जो है ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 अलग अलग ग्रामीण बैंक। देखो, जो नरसिम्हम कमेटी लाया था, एम नरसिम्हम, वो आपका नरसिम्हम कमेटी जो है 1975 में लेकर के आया कि हाँ ठीक है भैया ऐसा करो, रीजनल रूरल बैंक का जो है गठन करो, है ना। लेकिन इन 1977 में क्या हुआ ये समझ लो। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये आपका आरआरबीस को नए तरीके से सुधारने के लिए, नए चीजों से लैस करने के लिए एक नया रिव्यू कमेटी का गठन किया, और उस रिव्यू कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? प्रोफेसर एम दंतवाला थे। तो प्रोफेसर एम दंतवाला जो है वो क्या थे? तो आपके रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन थे, जो 1977 में लाया गया, है ना। तो 1977 में जो लाया गया वो कौन थे? एम दंतवाला थे, जो आपका आरआरबीस का रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन थे। अच्छा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें आरआरबीस का, कि आरआरबीस में कौन कौन से लोग होते हैं, तो आरआरबीस में सबसे पहला व्यक्ति जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहला व्यक्ति कौन होता है बताना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो आरआरबीस में, कोई भी आरआरबीस में कम से कम मिनिमम 9, टोटल 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, ये 9 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो अपॉइंटेड बाय, अगर हम इसको लिख ले यहां पे कि वो कौन, इसको नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त करता है 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये नियुक्त करेगा। कम से कम 6 को मिनिमम है ये, ठीक ना। टोटल 9 आपके डायरेक्टर होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नियुक्त करेगा। एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगा। 2 जो है उसका स्पॉन्सर बैंक, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया है। तो आपका झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो कम से कम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट करने चाहिए, ठीक है ना, उनको करना है। क्लियर है? अच्छा,
एक बात बता दो, आरआरबीज जो है वो सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक है, सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक है आरबीआई एक्ट 1934 में। तो 1934 में सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक, फर्स्ट शेड्यूल्ड बैंक कमर्शियल बैंक और सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक जो है वो आपका आरआरबीज है। तभी मैंने वहां पे थर्ड लेयर की बात करा था। लेयर और शेड्यूल्ड अलग चीज है। वहां पे मैंने बोला था बैंक के कमर्शियल बैंकिंग में लेयरिंग अगर किया जाए तो वो थर्ड लेयर में आता है। लेकिन अगर आरबीआई एक्ट के बारे में चर्चा करें तो आरबीआई एक्ट में आपका आरआरबीज का जो स्थान दिया गया वो सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक के नाम से दिया गया। पहले के जमाने में जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था ये आरआरबीज, तो उस टाइम में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि देखो सीधा सा बात है कि ये आपका आरआरबीज जो है वो आपका सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक है आरबीआई का। तो इसका कहने का मतलब जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उस पर जो रूल्ड होगा, उस पर जो नियम कानून जो लागू होंगे वो किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे और आरबीआई के होंगे। ठीक है, ये जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब की बात है, ये अभी की बात नहीं है। जब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब की बात है कि आपका यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके ऊपर जो रूल गवर्न होता है वो किसके दिशा निर्देश में चलाया जाता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के दिशा निर्देश में चलाए जाते हैं। लेकिन 1982 में, ये सब डेट याद रखना, 1982 के 12 जुलाई में ये जो आरआरबीज का जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड को दे दिया। क्लियर है? तो आरआरबीज का कंट्रोल किसको मिल गया बताना? नाबार्ड को मिल गया। और नाबार्ड को कब से मिला? तो नाबार्ड को मिला आपका कब से? तो 12 जुलाई 1982 से मिल गया नाबार्ड को, है ना। तो नाबार्ड को यहां पे 1982 से मिल गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाउ आज के डेट में अगर आपसे यही एमसीक्यू पूछे कि हु कंट्रोल आरआरबीज, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ आरबीआई एंड नाबार्ड। मतलब अब यहां पे गवर्नमेंट जो है वो रूल फॉलो नहीं करेगा, गवर्नमेंट रूल्ड नहीं करेगा। अब कौन करेगा रूल्ड? आरबीआई और नाबार्ड करेगा। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 से पहले की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका आरबीआई इसके ऊपर रूल करता था। क्लियर है? शासक जो था वो कौन था? आरबीआई था और गवर्नमेंट था। लेकिन अब जो आरआरबी का जो शासक है वो कौन है? नाबार्ड और आरबीआई है। आई बात समझ में? चलिए, अब अगर हम कैपिटल की बात करें कि कितना पूंजी के साथ हम आरआरबी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप आरआरबी का बात करें तो आप कितना पूंजी होने चाहिए, तो बोला जाता है कि आरआरबीज का कम से कम ऑथोराइज्ड जो पूंजी होना चाहिए वो आपका 1 करोड़ होना चाहिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल, है ना। और उसमें से पेड अप कैपिटल 1/4 होना चाहिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना? 1 करोड़ का होना चाहिए। ऑन दिसंबर 1975 ऑर्डिनेंस जो पास हुआ, ठीक है, जो पास हो गया, ठीक है। देखो एक बात बता रहा हूं मैं, यहां पे ये ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस जो पास किया गया था, सितंबर, है ना, सितंबर में 26 सितंबर में जब ये पास किया गया था, 26 सितंबर, ठीक है, वो गलत थोड़ा सा डेट मिस हो गया था। 26 सितंबर 1975 को जब ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था तो प्रत्येक आरआरबीज को, एवरी आरआरबीज को 1 करोड़ का ऑथोराइज्ड पूंजी होना चाहिए था। ठीक है, ऑथोराइज्ड पूंजी होना चाहिए था। कितने का? 1 करोड़ का। और उसमें से उसका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए था? 25 लाख। कहने का मतलब 1/4 ऑफ ऑथोराइज्ड, इतना पेड अप होना ही चाहिए। क्लियर है? कम से कम, मिनिमम। ठीक है, तो अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 1/4 कितना हो गया? 25 लाख हो गया। अब इस 25 लाख पे कंट्रोल किसका होगा?
तो ऑनरशिप किसका किसका होगा, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करा जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा बात है वो लिस्टेड शेयर्स की बातें हो रही है। तो वो किसका किसका जो है वो कैसे कैसे जो इस पे काम करेगा वो चीज पे मैं चर्चा करूं। तो आपका यहां पे एक चीज सीधा सा बात है कि ऑनरशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होगा। मतलब अगर 25 लाख है, मान लेता हूं 25 लाख है एग्जाम्पल, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो 12.5 लाख पे होना चाहिए, ये पे होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, बाकी जो बच गया इस 25 लाख का 35% जो है वो स्पॉन्सर बैंक जो आपको स्पॉन्सर करता है, जैसे झारखंड क्षेत्रीय बैंक का ग्रामीण बैंक जो स्पॉन्सर करता है, तो उसको कितना प्रतिशत उस पे कंट्रोल होता है, 35% होता है। और स्टेट गवर्नमेंट का 15। स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है वो ग्रामीण बैंक में बहुत ज्यादा नहीं होता है। सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका होता है, राज्य सरकार का होता है, और सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार का अगर हम देखें तो आपका केंद्र सरकार का जो है जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट आध पे है। मतलब अगर ये 50 लाख की बात करें तो हम 50 लाख का सीधा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि भैया 50 लाख का 25 लाख अकेले कंट्रोल करेगा ये, बाकी 25 का स्पॉन्सर बैंक और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये बातें था आपका कैपिटल से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये आपका सेटअप से रिलेटेड। आई बात समझ में? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए, तो आगे अब हम लोग यहां पे देखेंगे, है ना। 3 पॉइंट मैंने लिख रखा है आपके सामने। फीचर्स ऑफ आरआरबीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरआरबीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ आरआरबीज। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक पहला विशेषताएं, दूसरा मुख्य उद्देश्य, और तीसरा समस्या। ठीक है? तो ये सारे चीजों को समझोगे वन बाय वन करके। सबसे पहले अगर हम इसका फीचर्स देखें तो आरआरबीज जो है वो पोजेस करता है कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल इन द रूरल रीजन्स टू ऑपरेट इन फैमिलियर इन्वायरमेंट। देखो, आरआरबीज जो है ये कंप्लीट आपको एक आइडियाज प्रोवाइड करता है, आपको एक फैमिलियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कहां पे? ग्रामीण क्षेत्र में। क्लियर है? ग्रामीण क्षेत्र में, और वैसे व्यक्ति को जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस्ड कर रहे हैं उनको। ठीक है? दूसरा है दे शो प्रोफेशनलिज्म, मतलब ये एक विशेष जो है एक पेशा के रूप में ये अपने आप को दिखाता है। मोबिलाइजिंग इन फाइनेंस, जब हम पैसा का लेन देन की बात करें तो कमर्शियल बैंक के तरह ही बिल्कुल ये कार्य करता है। और ये इसका एक प्रॉब्लम भी है, जैसे यहां पे देखो मैंने लास्ट में लिख रखा है प्रॉब्लम ऑफ आरआरबीज में हाई कॉस्ट ऑफ लोन, और यहां पे वही चीज लिख रखा है इस पॉइंट को। ये दोनों लगभग सेम एक जैसा है कि आरआरबीज और कमर्शियल बैंक में लोन जब लेने जाओ तो आरआरबीज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कमर्शियल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ता जरूर है, लेकिन क्या है कि आपका आरआरबीज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कमर्शियल बैंक से कम है नहीं। तो लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर हमको जाना ही है तो फिर हम कमर्शियल बैंक में जाएंगे, हम आरआरबीज में क्यों जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, आरआरबीज का गठन जो है वो जब हुआ उससे पहले ही गांव क्षेत्र में देखना कमर्शियल बैंक पहले से पहुंचे हुए थे, बाद में आरआरबीज का वहां पे आरआरबी वहां पे पहुंचा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ इसका प्रॉब्लम है। तो खैर वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। RRBs provide banking as well as credit facility to the, मान ये तो मैं तभी से पढ़ा रहा हूं कि RRBs का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है कि वो बैंकिंग फैसिलिटी और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। किसको? मार्जिनल फार्मर्स को, स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स को, आर्टिसियंस को, लेबरर को। कहां पे? तो ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा, इसके अलावा दे फुलफिल द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स
एप्लीकेबल ऑन दी कमर्शियल बैंक। ठीक है ना, ये जो है प्रायोरिटी देता है जो आपका कमर्शियल बैंक नहीं देता। कमर्शियल बैंक जो है थोड़ा सा वो लेस प्रायोरिटी है, और आरआरबी जो है जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनको प्रायोरिटी वो ज्यादा देता है। जैसे अगर आप राइस मिल खोलना चाह रहे हो और आरआरबीज में जाओगे तो आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, लेकिन एक लघु उद्योग पापड़, लिज्जत पापड़ का कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो छोटा सा, या अचार फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो, तो आपका आरआरबीज जो है आपको सपोर्ट करेगा, है ना। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकल लिमिट तक ही ये आपका ये है, इसका एरिया बाउंडेड है। मतलब इसका जो वर्क है, इसका जो कार्य है, उस क्षेत्र जो है वो एक सीमित क्षेत्र है, और लोकल लिमिट्स, ये बहुत बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर के ये कार्य नहीं करेगा। तो ये लोकल लिमिट में ही कार्य करेगा। ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ आरआरबीज में हमने क्या देखा? सबसे पहला, ये ओपनिंग ब्रांच करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बैंक ऑफ बैंक्स इन नॉन बैंकिंग एरियाज, जहां पे वैसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पे बैंक नहीं है वहां पे बैंक खोलो। ठीक है, वहां पे बैंक खोलो ताकि वहां के लोगों को बैंक के साथ आप जोड़ो। या फिर जहां पे लैक ऑफ बैंक है, जैसे एक दो बैंक है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वहां पे भी ग्रामीण बैंक को खोलो ताकि लोग जो है आपके पास कन्वर्ट हो जाए। प्रोवाइडिंग लोन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। ठीक है, ये लोन प्रोवाइड करता है। किसको लोन प्रोवाइड करता है? तो यही सारे लोग को प्रोवाइड करता है, मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबरर्स को, या फिर आपके स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स को, या फिर आपका स्मॉल बिजनेसमैन को। ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, क्रिएटिंग करता है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। ये कहने के लिए है बस, ठीक है, किया नहीं है, करता नहीं है, बहुत ज्यादा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आगे आऊंगा प्रॉब्लम में, जब एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात आती है तो होता क्या है, मान लेते हो क्षेत्र विशेष की बात करें, अगर हम खुट्टी जिला, सिमडेगा जिला की बात करें, सिमडेगा एरियाज की बात करें, तो वहां पे ना ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है रहते हैं, और वहां पे नागपुरी या फिर ये सब लैंग्वेज बोला जाता है, बहुत ज्यादा इंग्लिश या बहुत ज्यादा हिंदी वाले लोग नहीं समझ में आता है। अब इसका रिक्रूटमेंट पॉलिसी सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, तो होता क्या है कि बाहर के लोगों को पोस्टिंग दे देगा सिमडेगा में। तो जब बाहर के लोग को सिमडेगा में दे देगा तो वो तो जान नहीं पाएगा ना कि एक्चुअल बंदा नीडी कौन है। वो तो पेपर बोलेगा कि पेपर, हाँ ये नीडी है। अब उसके माध्यम से जो है पेपर तो लोग आज के डेट में गलत भी बना लेते हैं, तो उसके माध्यम, अच्छा, उसका वो प्रॉब्लम फेस आउट भी नहीं कर पाएगा, वो चीजों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एरिया उसके लिए बिल्कुल नया है। तो ये एक इसका था, ठीक है ना। तो वो लेकिन भी फिर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है जनरेट करता है। कैसे करता है? आपको लोन दे देगा, बोलेगा कि ठीक है जाओ ये कार्य करो आप, जैसे लघु उद्योग लगाओ, पापड़ फैक्ट्री लगाओ, अचार फैक्ट्री लगाओ, ठीक है ना, आप सिलाई मशीन, कढ़ाई बुनाई ये सब लगाओ, तो ये सारे चीज का ये काम करता है। डेवलपिंग सेविंग टेंडेंसी अमॉन्ग्स द रूरल पीपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले क्या था, बैंक नहीं था तो लोग घर में ही पैसा रखते थे और वो पैसा अनावश्यक खर्च हो जाता था। तो बैंक खुलने के बाद लोग जो है घर से बाहर निकले और बैंक में पैसा रखने लगे। तो अब जो है ना, कभी कभी ये भी हमारे मन में एक साइकोलॉजिकल है कि अरे बैंक से पैसा निकालने से अच्छा है चलो जो आस पड़ोस के लोग हैं उसी से हम पैसा मांग ले और उसके माध्यम से हम काम चलाते रहे। तो ये भी एक सिद्धांत होता है इसका, है ना। तो यहाँ पे आपका डेवलपिंग सेविंग टेंडेंसी amongst the rural peoples, accepting deposit from them and using it for productive activities, और उसको क्या करता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ये काम करता है। अच्छा, reducing the cost of making loan ability in rural areas, रूरल एरियाज में जो कॉस्ट ऑफ लोन जो है उसको प्रोसेसिंग कॉस्ट कम रहेगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ लोन लिखा। देखो ऑब्जेक्टिव में मैं लिख रहा हूं कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग लोन, और यहाँ पे इसका प्रॉब्लम में मैं दिखा रहा हूं हाई कॉस्ट ऑफ लोन। तो दोनों में अंतर बस ये है कि यहाँ पे लोन बनाने आपको सस्ते होंगे, मेकिंग चार्जेस जो है लोन का क्रिएटिंग चार्जेस कम होंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ लोन लिखा। अच्छा, लास्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खुलने में सबसे ज्यादा जो गांव में या ग्रामीण क्षेत्र के जो साहूकार लोग थे
ग्रामीण क्षेत्र के कौन से लोग? जो साहूकार लोग थे उनको नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि वो मनचाहा रेट वसूलते थे, ठीक ना, लोगों से, और एक मनचाहा रेट पे वो अपना पैसा जो है लेंडिंग देते थे। आई बात समझ में? तो उसको जो है यहाँ पे प्रोटेक्टिंग जो है पीपुल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशंस बाय मनी लेंडर। तो मनी लेंडर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो साहूकार थे, जो उस साहूकार से ये लोगों को बचाया, ठीक है ना। किसने बचाया? तो आरआरबीज ने बचाया। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ कुछ, और वो प्रॉब्लम्स है रॉन्ग एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच। मतलब हम ब्रांच तो एक्सपेंड कर रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग एक्सपेंशंस कर रहे हैं। डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी, वही कि लोग एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है तो लोकल लोगों को बहुत ज्यादा बैंक में जाने का प्रावधान नहीं है, तो वो क्षेत्र को समझ नहीं पा रहे हैं। लैक ऑफ स्टाफ की हर जगह कमी है, तो रीजनल रूरल्स बैंक में भी आपका स्टाफ की कमी है। वीक कैपिटल बेस, इसका पूंजी जो है बहुत कम है। कई बार ये होता है कि हम बैंक में जाते हैं, बैंक वाला बोलता है कि भैया पैसा ही नहीं है मेरे पास, है ना। तो ये सारे इसके प्रॉब्लम है। डिफिकल्टीज इन रिसीविंग डिपॉजिट्स, ठीक है ना, क्योंकि आज भी ये जो है डिजिटल इंडिया के साथ बहुत कम जुड़ा हुआ है। लोग जो है यहाँ पे जो है वही पुराने लोग जुड़े हुए हैं, तो नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाया है, तो जिसके वजह से ये डिफिकल्टीज आते हैं। रिडक्शंस इन प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा, डिफिकल्टीज इन रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन जो है उसमें डिफिकल्टीज आते हैं, और डिफिकल्टीज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लोन। क्लियर है यहां तक? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, तो लास्ट टॉपिक अब हम लोग करने जा रहे हैं, और वो है आपका डिफरेंस बिटवीन आरआरबीज एंड कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक और आरआरबीज का दोनों में क्या अंतर है? मैंने अभी तो आरआरबीज पूरा कंप्लीट करा दिया, कमर्शियल बैंक आप लोगों ने क्लास 12 से पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा हो तो यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, आरआरबीज का मुख्य उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, वो क्या है? आपका ग्रामीण क्षेत्र में, और या तो जो बैकवर्ड क्षेत्र है वहां के इंडिविजुअल, मतलब कोई एक इकाई वाले व्यक्ति को, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रोवाइड करता है क्रेडिट और बैंकिंग फैसिलिटी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अच्छा, कमर्शियल बैंक का क्या है कि अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ डिपॉजिट, लोन एक्सटेंडिंग एंड अदर एक्टिविटीज। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। क्लियर है? यहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड, प्रॉफिट हो ग्रामीण बैंक को नहीं हो इससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपका कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट मुख्य उद्देश्य आ जाता है। अच्छा, इसका स्कोप क्या है? ये कहां तक इसका कार्य क्षेत्र सीमा जो है कहां तक है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम यहां पे देखेंगे कि आपका आरआरबीएस का जो स्कोप है ये एग्रीकल्चर फाइनेंस में, स्मॉल सेक्टर में, या क्राफ्ट्समैन को, आर्टिशियंस को, या अदर स्मॉल छोटे छोटे जगह में ये सीमित है। और लेकिन कमर्शियल बैंक जो है ये एग्रीकल्चर फाइनेंस तो देता ही देता है, इसके अलावे जैसे हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे एरियाज में ये काम करता है। क्लियर है? तो आरआरबीएस का जो एरिया है वो नैरो है, कमर्शियल बैंक का जो एरिया है वो वाइडर है एज कंपेयर टू आरआरबीएस। अच्छा, एरिया ऑफ ऑपरेशंस कहां कहां काम करता है? ये रूरल एरियाज में काम करता है और सेमी अर्बन एरियाज में काम करता है। मतलब जो आपका कुछ आधा जो है ग्रामीण क्षेत्र और आधा शहरी क्षेत्र वाला जो एरिया होता है वहां पे काम करता है। लेकिन अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये पूरे के पूरे ऑल ओवर कंट्री में काम करता है, आइदर वो रूरल एरियाज हो, सेमी रूरल एरियाज हो, सेमी अर्बन एरियाज हो, या फिर अर्बन एरियाज हो, हर जगह ये आपको मिलेगा कमर्शियल बैंक। अच्छा, फोकस क्या करता है? तो ये आपका एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग एंड ग्रांटिंग लोन, एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट करना, लोन देना, किसको? इंडिविजुअल जो रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज के जो नीडी इंडिविजुअल हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको लोन देना।
लेकिन यहां पे अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो यहां पे जो है लेंडिंग बोरोइंग करना, ठीक है ना, दीज बैंक्स आर आल्सो कैरी आउट। इसके अलावे जो है स्टॉक ब्रोकिंग करना, मर्चेंट बैंकिंग करना, वेंचर्स कैपिटल फाइनेंसिंग करना, या फिर बैंक के रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, असेट्स मैनेजमेंट, मॉर्गेज, ये सारे कार्य जो है ये आपका कमर्शियल बैंक करेगा। स्टेक होल्डिंग क्या है? तो आरआरबीज में मैंने जैसा बताया था 3 स्टेक होल्डर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया था कि इसका 50% कंट्रोल रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का बताया 15% कंट्रोल रहता है, और स्पॉन्सर बैंक का बताया मैंने 35% का कंट्रोल रहता है। यही इसके स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन अगर हम बैंक ऑफ इंडिया या फिर अदर कमर्शियल बैंक की बात करें तो उसके स्टॉक होल्डर जो है या स्टेक होल्डर जो है वो आपके आम जनता भी हो सकते हैं। जैसे आप भी किसी भी स्टेक होल्डर, किसी भी कमर्शियल बैंक का शेयर्स को आप परचेस कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया आज के डेट में अपना शेयर बेच रहा है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेच रहा है, ठीक ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेच रहा है, पंजाब नेशनल बैंक बेच रहा है, सब बेच रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है इसका स्टेक होल्डर, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो आरआरबी का कंप्लीट टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। आरआरबी में और कुछ नहीं छूटा है। अब आरआरबीज में अमलगमेशन है, ये सब है, तो वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर उतना पढ़ने लगे तब तो हमको लगता है 10-12 पेज का सिर्फ अमलगमेशन है कि ये बैंक इसके साथ मर्ज किया, इस बैंक का ये है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया आरआरबीज। कल मैं दूसरे टॉपिक को लेकर के आऊंगा। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो आपको आज का तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर सकूं। ओके, थैंक यू, जोहार।